अगर आप अर्थशास्त्र में पास होना चाहते हैं तो दोस्तों बिल्कुल सही वीडियो पे क्लिक किए हैं, क्योंकि अर्थशास्त्र में कैसे पास होंगे आज मैं आपको तरीका बताऊंगा। कैसे आंसर को हल करेंगे वो सब कुछ बताऊंगा, और कैसे टॉपर अपने कॉपी लिखते हैं A to Z आपको इस वीडियो में जानकारी मिलने वाली है। तो दोस्तों बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है आज का वीडियो। जिनको अभी कुछ भी तैयारी नहीं हुई है, अभी अर्थशास्त्र में कुछ भी नहीं पढ़े हैं, तो घबराने वाली बात नहीं है। एक बार मुस्कुराइए, आप CBB आर्ट क्लास में पढ़ रहे हैं। यहाँ पे आपको अच्छे से समझाया जाएगा, तरीका बताया जाएगा कि कैसे आप अर्थशास्त्र में पास हो सकते हैं, कैसे आप 100 के 100 करीब पहुंच सकते हैं। वो सब कुछ इस वीडियो में आपको डिटेल में समझाया जाएगा। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कैसे हम अर्थशास्त्र में अच्छे नंबर से पास होंगे। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे पेपर पैटर्न आपको ऐसे ही देखने को मिलेगा, बिल्कुल नए पैटर्न पर आधारित। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं बहुविकल्पीय प्रश्न पे। तो सबसे पहला प्रश्न आपके सामने आ चुका है जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पे क्वेश्चन है अर्थशास्त्र के जनक कौन कहे जाते हैं। तो अर्थशास्त्र के जनक कहे जाते हैं एडम स्मिथ, मार्शल, रॉबिन्स या फिर मेहता। तो उसमें सही जवाब क्या होगा आप सभी को पता होगा, अर्थशास्त्र का जनक एडम स्मिथ को कहा जाता है। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, क्या होना चाहिए एक विशेष सामग्री है। क्वेश्चन करा है क्या होना चाहिए एक विशेष सामग्री है सकारात्मक अर्थशास्त्र की। आ और बा दोनों यानी बा यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। नियामक अर्थशास्त्र की तो यहाँ पे ये इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर क्या होगा दूसरे में, तो क्या होना चाहिए एक विशेष सामग्री है, इसमें राइट आपका आंसर होगा इसमें नियामक अर्थशास्त्र के, इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे है क्वेश्चन नंबर तीसरा, देखिए उत्पत्ति के साधनों को मोटे तौर पर कितने भागों में विभक्त किया गया है, 2, 3, 4 या फिर 5 में। तो यहाँ पे सही जवाब क्या होगा, देखिए बहुत सारी किताबों में कहीं कहीं 4 लिखा है तो कहीं कहीं 5 लिखा गया है, ठीक है। मुख्यतः उसके जो है जो साधन है वो आपके 5 हैं, जिसमें अगर बात करें तो एक आपका पहला जो होता है वो आपका भूमि हो जाएगा, ठीक है। दूसरा क्या है, मान लीजिए लिखने का आ जाएगा तो आप लिख सकते हैं, दूसरा यहाँ पे श्रम हो जाएगा। अगर भूमि है तो श्रम जरूर होगा, क्योंकि जमीन पर ही लोग मेहनत करते हैं और अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। इसके बाद तीसरा आ जाएगा, आपके पास भूमि है, श्रम भी है, लेकिन पूंजी नहीं है तो आपका उत्पादन नहीं हो पाएगा, इसलिए पूंजी भी होना जरूरी है। इसके बाद चौथा पॉइंट देखिए, चौथा पॉइंट क्या है, चौथे पॉइंट में यहाँ पे हम लोग संगठन को रखते हैं, ठीक है। संगठन एक समूह ऐसा होना चाहिए जो आपके उत्पादन को आगे बढ़ाए। फिर इसके बाद पांचवा पॉइंट इसमें आता है उद्यम का। जो पांचवा पॉइंट है ये उद्यम का आता है, जिसमें लाभ और हानि का जोखिम उठाता है, उसे उद्यम या साहसी व्यक्ति के नाम से जाना जाता है। तो कुल मिला के ये 5 हो जाएंगे, तो 5 आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। कहीं कहीं 4 भी लिखा हुआ है, ठीक है, तो उसमें 5 आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है कि यदि मांग वक्र x अक्ष के समांतर हो तो मांग की लोच होती है। अगर मांग वक्र जो है x अक्ष के समांतर होती है तो मांग की लोच क्या होगी, अनंत होगी, एक से कम या फिर एक से अधिक होगा। तो इसमें जो है आपका अनंत हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि मांग वक्र x अक्ष के समांतर है तो किस प्रकार का बाजार होगा। x अक्ष के समांतर है तो किस प्रकार का बाजार होगा, पूर्ण प्रतियोगी बाजार होगा, अल्प अधिकारी, एकाधिकारी या फिर एकाधिकारात्मक प्रतियोगी। इसमें से राइट आंसर कौन सा होगा, तो अगर x अक्ष के समांतर है तो बाजार इसमें पूर्ण प्रतियोगी होगा, ठीक है। तो इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा पहला वाला। क्वेश्चन नंबर आगे देखिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता या फिर चेन्नई में। तो RBI, ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय जो है वो कहाँ पे है, जवाब होगा मुंबई में। और RBI की जो स्थापना है, ठीक है, RBI की स्थापना ये 1935 में हुई थी। ये भी पूछा जा सकता है कि RBI की स्थापना कब हुई थी, 1935 में। इसका मुख्यालय मुंबई में है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, 23 जुलाई 2024 को केंद्रीय बजट किसने प्रस्तुत किया था। 23 जुलाई 2024 को केंद्रीय बजट किसने प्रस्तुत किया था, नरेंद्र मोदी जी ने, निर्मला सीतारमण, योगी आदित्यनाथ या फिर अमित शाह ने। तो इसमें सही जवाब क्या होगा,
गृह मंत्री जो है केंद्रीय बजट उन्हें पास किए, मतलब वो जारी किए थे, तो इसके मतलब यहाँ पे निर्मला सीतारमण हो जाएगा। ठीक है, इसमें करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। वित्त मंत्री जो है यही उस टाइम पे थे। ठीक है, आगे है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, यदि सीमांत उपभोग प्रवृत्ति का मान 0.8 है तो सीमांत बचत प्रवृत्ति का मान क्या होगा। इस न्यूमेरिकल को हल करने के लिए आपको एक फार्मूला ध्यान में रखना पड़ेगा। इसका फार्मूला होता है MPC प्लस MPS बराबर 1 होता है। ठीक है, बराबर 1 होता है। तो यहाँ पे जो है आपको देखिए करना क्या है, इसमें हल करना पड़ेगा। तो जो आपका MPC है वो MPC क्या है, ये सीमांत उपभोग प्रवृत्ति जो है यही आपका MPC है। ठीक है, तो MPC कितना दिया है, 0.8 दिया है। ठीक है, प्लस आपसे क्या पूछा गया है, सीमांत बचत प्रवृत्ति पूछा गया है, यानी आपसे पूछा गया है MPS पूछा गया है। ठीक है, बराबर ये 1 हो जाएगा। तो कुछ करना नहीं है, इसको जो है आप अगर इसको उठा के इधर लेकर जाएंगे तो 1 माइनस, ठीक है, 0.8 हो जाएगा। इसको घटाना पड़ेगा, जब इसको घटाएंगे तो आएगा 0.2 आ जाएगा। ठीक है, घटाएंगे तो 0 कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इस प्रकार से इसे हल कर सकते हैं। इसमें राइट आंसर क्या, 0.2 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे इसको हल कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे नेक्स्ट है, कीन्स का संबंध किससे है, सूक्ष्म अर्थशास्त्र से, व्यापक अर्थशास्त्र से, या फिर आ और बा दोनों इनमें से कोई नहीं। तो कीन्स का संबंध किससे है, तो यहाँ पे जवाब होगा इनका संबंध व्यापक अर्थशास्त्र से है। ठीक है, व्यापक अर्थशास्त्र का जनक भी जो है कीन्स को माना जाता है। आगे है क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है कि राष्ट्रीय आय का अध्ययन संबंधित है, राष्ट्रीय आय का अध्ययन संबंधित है सूक्ष्म अर्थशास्त्र से, व्यापक अर्थशास्त्र से, या फिर आ और बा दोनों का। तो सही जवाब हो जाएगा जो राष्ट्रीय आय होता है वो व्यापक अर्थशास्त्र से संबंधित होता है, इसी के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। तो ये 10 बहुविकल्पीय क्वेश्चन थे। बात करते हैं अति लघुत्तरीय प्रश्न की, जिसका उत्तर लिखने के लिए आपको 3 अंक मिलेंगे। आइए सरल आसान शब्दों में समझने का प्रयास करते हैं। दोस्तों क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आसानी से समझने का प्रयास करेंगे। अति लघुत्तरीय प्रश्न 3 अंक आपको यहाँ पे मिलेगा, जैसे कि सूक्ष्म अर्थशास्त्र क्या है, उपयोगिता से आप क्या समझते हैं, लागत से अभिप्राय क्या है, आय या फिर जो है आगम से क्या अभिप्राय है, बैंक क्या होता है, बाजार से क्या अभिप्राय है, पूर्ण रोजगार से क्या अभिप्राय है, रेपो रेट क्या होता है। कितने सारे सिंपल क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं। आइए इनका सिंपल में आंसर समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे सूक्ष्म अर्थशास्त्र क्या है इसको जानते हैं, यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स। अब यहाँ पे सूक्ष्म अर्थशास्त्र लिखा है, अर्थशास्त्र को अगर यहाँ पे छोड़ दो तो यहाँ पे लिखा है सूक्ष्म, और सूक्ष्म का क्या मतलब क्या होता है, छोटा। ठीक है, छोटा। जैसे पहले सिम आता था तो सिम पहले बड़ा आता था, जो सिम आता था वो पहले बड़ा सिम आता था। ठीक है, बाद में सिम को काट काट के छोटा कर दिए, फिर इसके बाद जो है जब सिम को छोटा कर दिए तो फिर उसमें और छोटा आ गया, यानी और माइक्रो आ गया। तो कहने का मतलब ये है कि सिम पहले बड़ा था, फिर छोटा हो, फिर और छोटा हो चुका है। तो यहाँ पे जो सूक्ष्म है वैसे ही छोटा आकार है, तो इसमें हम छोटी चीज़ों का अध्ययन करते हैं। आइए इसको समझने का प्रयास करते हैं। सूक्ष्म अर्थशास्त्र अर्थशास्त्र की वह शाखा है जो व्यक्तिगत इकाइयों, ठीक है, व्यक्तिगत इकाइयों जैसे एक उपभोक्ता, एक फर्म, एक विशेष वस्तु की कीमत अध्ययन करती है। कहने का मतलब ये है कि जो हम छोटे स्तरों का अध्ययन करते हैं, छोटे स्तरों का, तो हम कहाँ अध्ययन करते हैं, सूक्ष्म अर्थशास्त्र में, जिसे माइक्रो इकोनॉमिक्स के नाम से जाना जाता है। यह विश्लेषण करता है कि कैसे ये इकाइयाँ सीमित साधनों को जो है आवंटन करती हैं, बांटा करती हैं, ऐसे भी आप लिख सकते हैं। उदाहरण के तौर पे ले सकते हैं कि किसी विशेष कंपनी जैसे टाटा मोटर्स द्वारा कारों की कीमत तय करने का अध्ययन करना सूक्ष्म अर्थशास्त्र का विषय माना जाता है। यानी जो कीमत होगी वो एक कार की कीमत कितनी होगी, तो एक कार की कीमत ये सूक्ष्म अर्थशास्त्र के अंतर्गत अध्ययन किया जाएगा। और पूरे देश का कितना होगा, पूरे देश का, तो वो आपका दूसरे में चला जाएगा, यानी व्यापक अर्थशास्त्र में चला जाएगा। ठीक है, चलिए आगे दोस्तों बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है उपयोगिता से आप क्या समझते हैं, उपयोगिता क्या होता है। देखिए कोई भी वस्तु अगर आपके पास है तो उस वस्तु का आपके जिंदगी में कितना उपयोग है वही आपको बताना है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखा जाए यहाँ पे,
परिभाषा देख लीजिए, अभी एग्जाम्पल से आपको समझ में आ जाएगा। किसी वस्तु या सेवा की मानवीय आवश्यकताओं को संतुष्ट करने की क्षमता को उपयोगिता कहा जाता है। यह वस्तु की उपभोग से मिलने वाली संतुष्टि से है। यह व्यक्ति के मानसिक स्थिति और ज़रूरत पर निर्भर करती है। उदाहरण से समझने का प्रयास करते हैं, एक बार में आपको समझ में आ जाएगा। जैसे मान लीजिए एक भूखा व्यक्ति है, एक भूखे व्यक्ति के लिए एक रोटी में बहुत अधिक उपयोगिता होती है, जबकि उसका पेट भरा हो तो उसके लिए उसकी उपयोगिता शून्य या कम हो जाती है। सिंपल सेंटेंस है, अगर आपको भूख लगी है, मान लीजिए आपको भूख लगी है, तो अगर आपको एक सूखी रोटी भी मिल जाती है ना, तो उससे बहुत संतुष्टि आपको मिलेगी, यानी आपकी उपयोगिता उससे पूरी हो जाएगी। लेकिन अगर आप बफर सिस्टम में खा कर आए हों और फिर जब खा के आए हों और आपके घर वाले में आपकी मम्मी ने या फिर आपकी बहन ने आपसे पूछा कि ये बताइए खाना लेकर आए, खाना खाएंगे, तो आप सीधा सीधा मना कर देंगे क्योंकि आपका पेट भरा हुआ है। इसका मतलब क्या है, आपकी उपयोगिता पूरी हो चुकी है। तो सिंपल सी बात ये है, उपयोगिता का मतलब ये है कि आपकी ज़िंदगी में किसी वस्तु का कितना उपयोग है वो सबसे बड़ा महत्व रखता है, और जितना ज़्यादा उसकी आवश्यकता होगी उतना ही ज़्यादा आपको उससे संतुष्टि प्राप्त होगी, और उसी को क्या कहते हैं, उपयोगिता कहते हैं। सिंपल, ठीक है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है, लागत से क्या अभिप्राय है, लागत क्या होती है। लागत का मतलब सिंपल भाषा में कहा जाए, जैसे मान लीजिए आपका घर बना है, ठीक है, आपका घर बना है, आपके घर में बनाने में कितना इनकम लग गया है, कितना पैसा लग गया है, यानी टोटल आपका कितना खर्चा आया है, जो खर्चा टोटल आया है ना उसी को लागत कहते हैं। ठीक है भैया, उसी को लागत कहते हैं। अब ये इसको परिभाषा देख लेते हैं। एक उत्पादक को किसी वस्तु का उत्पादन करने के लिए उत्पत्ति के साधन, जैसे साधन में क्या है, श्रम, भूमि, श्रम, पूंजी आदि जो व्यय करना पड़ता है उसे हम क्या कहते हैं, लागत कहते हैं। इसमें कच्चा माल, मजदूरी, बिजली खर्चे, ये सब जो है इसमें आते हैं। एक एग्जाम्पल से समझने का प्रयास करिए। यदि एक पेन बनाने में 5 रुपए का प्लास्टिक, 2 रुपए की स्याही और 3 रुपये जो है मजदूरी लगती है, तो पेन की कुल लागत कितनी होगी, 10 रुपये हो जाएगी। तो टोटल जो इस प्रकार से कितना खर्चा हुआ किसी काम को करने में, वो क्या होती है, लागत होती है। सिंपल। 14 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि आय या फिर आगम से क्या अभिप्राय है। तो पेपर में अगर आपसे आगम पूछ ले तब भी आंसर ये होगा, आय पूछे तब भी आंसर ये होगा, क्योंकि दोनों का मतलब एक होता है। जब दोनों का मतलब एक होता है तो दोनों का उत्तर भी सेम होगा। ठीक है, आइए उत्तर लिखते हैं इसके बारे में। एक फर्म अपनी उत्पादित वस्तुओं की बिक्री से जो कुल धनराशि प्राप्त करती है उसे आगम या फिर आय, रेवेन्यू कहा जाता है। तो यहाँ पे अगर सिंपल भाषा में समझा जाए तो बस आप इतना समझिए, उदाहरण के तौर पे यदि एक दुकानदार है, ठीक है, वो 10 पेन बेचता है, 15 रुपये प्रति पेन की दर से वो 10 पेन बेच देता है। 10 पेन वो बेच रहा है, एक पेन कितने है, 15 रुपये का। तो टोटल जो आगम होगा उसका कितना हो जाएगा, 15 यहाँ पे गुणे 10 यानी 150, आपका क्या हो जाएगा, 150 उसका आगम हो जाएगा, यानी कुल आय हो जाएगी। तो जो 150 रुपये है उसका वो आय यानी आगम कहलाता है। इसमें एक पॉइंट और देखिए लिखा गया है, आगम से लागत घटने पर ही लाभ प्राप्त होता है। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है, अगर मान लीजिए आपका आगम, ठीक है, यानी आय, आपको 1000 रुपया आपका पूरा टोटल आगम यानी आय प्राप्त होगा। लागत मान लीजिए 500 रुपये लागत है, ठीक है, तो 500 रुपये लागत निकाल देंगे तो बचे कितना, 500 रुपये बच जाएगा। तो जो 500 रुपये बचेगा वो क्या होगा, वो आपका होगा लाभ प्राप्त होगा। ठीक है, आपका जो इनकम है, जो आपका आय है, उससे कम आपकी लागत रहेगी, तभी आपको लाभ प्राप्त होगा। ठीक है, सिंपल है। चलिए आगे दोस्तों बात करते हैं, अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। बैंक क्या होते हैं, बैंक किसे कहते हैं। जिंदगी में आप अपने कभी न कभी बैंक में तो जरूर गए होंगे, तो आपको ये पता होगा बैंक क्या होता है। देखिए, बैंक एक वित्तीय संस्था है, वित्त मतलब धन होता है। ठीक है, बैंक क्या है, एक वित्तीय संस्था है जो लाभ कमाने के उद्देश्य से जनता की जमा राशि स्वीकार करती है और जरूरतमंदों को ऋण देती है। बैंक अर्थव्यवस्था में मुद्रा के संचलन और साख निर्माण का भी मुख्य आधार माना जाता है। अब इसको सिंपल भाषा में समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, देखिए बैंक क्या होता है,
बैंक एक संस्था होती है। कैसी संस्था? वित्तीय संस्था है। आप इसको अपनी भाषा में ले सकते हो। बैंक एक ऐसा संस्था होता है जहां पे लोग पैसा जमा करते हैं और पैसा निकालते हैं। बस ऐसे भी ले सकते हैं, तभी कोई दिक्कत नहीं है। जहां पे लोग पैसा जमा करते हैं और जहां से पैसा निकालते हैं। एक पॉइंट इसमें और ऐड कर सकते हैं कि वहां से लोग ऋण भी लेते हैं। क्या लेते हैं? ऋण नहीं, कर्ज लेते हैं। वही चीज यहाँ पे लिखा गया है कि शाख निर्माण करती। शाख निर्माण करने का मतलब ये है कि वो ऋण प्रदान करती है, और अर्थशास्त्र में शाख को ऋण कहा जाता है। ठीक है, तो ये टेक्निकल वर्ड है, थोड़ा इसको ध्यान रखेंगे। उदाहरण के तौर पे देखिए, भारतीय स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, जहां आप पैसा जमा करते हैं अपनी पढ़ाई या फिर अन्य कामों के लिए, घर के खर्चे के लिए, वो आपका बैंक होता है। ठीक है, इस प्रकार से बैंक के बारे में आप यहाँ पे लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि बाजार से क्या अभिप्राय है। ये बाजार क्या होता है? आप भी कभी कभी बाजार तो गए होंगे, कुछ लोग तो डेली जाते होंगे बाजार। तो बाजार में क्या होता है? अर्थशास्त्र में बाजार का अर्थ किसी स्थान विशेष से ना होकर उस तंत्र से होता है जहां क्रेता और विक्रेता एक दूसरे के संपर्क में आते हैं और वस्तुओं और सेवाओं का विनिमय यानी खरीद और बिक्री करते हैं। इसको सिंपल भाषा में समझिए तो आप ऐसा समझ सकते हैं, बाजार वह स्थान होता है, बाजार वह स्थान होता है जहां पे वस्तुओं और सेवाओं का क्या होता है? लेन होता है और देन होता है, यानी लेन देन होता है। वस्तु खरीदे जाते हैं, वस्तु बेचे जाते हैं, वस्तु खरीदे जाते हैं, वस्तु बेचे जाते हैं। तो जिस स्थान पे वस्तु खरीदे और बेचे जाते हैं उसे बाजार कहा जाता है, कि बाजार में वस्तु खरीदना विक्रय शामिल होता है। उदाहरण के तौर पे समझिए, जैसे शेयर बाजार, आपने नाम सुना होगा शेयर मार्केट का, शेयर बाजार का। आज के डेट में ऑनलाइन खरीदारी होती है, जैसे अमेजन है, फ्लिपकार्ट है, यहाँ से ले और बहुत सारे प्लेटफॉर्म है जहाँ से लोग ऑनलाइन खरीदारी करते हैं। तो इस प्रकार से क्या है, ये बाजार का काम करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, पूर्ण रोजगार से क्या अभिप्राय है। पूर्ण रोजगार क्या होता है? देखिए, अगर रोजगार को एक पल के लिए हटा दे इसको, तो यहाँ पे लिखा है पूर्ण। पूर्ण मतलब पूरा। आपका इंटर कब पूर्ण होगा, कब पूरा होगा? 2026 में जब आप पेपर देकर खाली हो जाओगे, इसके बाद आपका रिजल्ट आ जाएगा, आप पास हो जाओगे तो आपका इंटर पूरा हो जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है, जब यहाँ पे आपका इंटर पूरा होगा तो आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। इसका मतलब आपने इंटर पास कर लिया है, आपका इंटर पूरा हो चुका है। लेकिन अगर आप इंटर का परीक्षा ना दें तो क्या आपका इंटर पूरा माना जाएगा? नहीं माना जाएगा। तो यहाँ पे लिखा दोस्तों पूर्ण, इसका मतलब पूरी तरह से ये काम हो चुका है। आगे सेंटेंस लिखा है रोजगार, यानी अगर मान लो 10 लोग हैं, ये 10 लोग अगर रोजगार पाना चाहते हैं, ठीक है, काम करने के लिए इच्छुक है, रोजगार करने के लिए तैयार हैं, अगर 10 लोग को रोजगार मिल जाए इसका मतलब पूरे लोगों को रोजगार मिल गया है। बात समझ में आ रही है? तो अब वही बात आपको यहाँ पे लिखना है। जैसे पूर्ण रोजगार वह आर्थिक स्थिति है जिसमें सभी व्यक्ति जो अपने वर्तमान मजदूरी दर पर काम करने के लिए इच्छुक हों, ठीक है, और शारीरिक रूप से सक्षम हो और उन्हें काम मिल जाता है, तो उसे हम पूर्ण रोजगार कहते हैं। ठीक है, यह बेरोजगारी की अनुपस्थिति को दर्शाता है, यानी बेरोजगारी नहीं है ये दिखाता है, और स्वैच्छिक बेरोजगारी को छोड़कर देखा जाए तो ये पूर्ण रोजगार इस परिभाषा इस प्रकार से लिख सकते हैं। उदाहरण के तौर पे देखिए, यदि किसी गांव में 100 लोग काम करना चाहते हैं और उन सभी 100 लोग को उनकी योग्यता के अनुसार मजदूरी दर पर काम मिल जाता है तो इस स्थिति को पूर्ण रोजगार कहा जाता है। सिंपल परिभाषा लिख के पूरा नंबर पा सकते हो। अगला क्वेश्चन दोस्तों, यहाँ पे रेपो रेट क्या होता है। रेपो रेट क्या होता है तो इस बारे में लिखेंगे, रेपो रेट वह रेट है या दर है, रेट का मतलब दर होता है, ठीक है, वह रेपो रेट वह दर है जिस पर देश का केंद्रीय बैंक, जिसे हम आरबीआई के नाम से जानते हैं, केंद्रीय बैंक, वाणिज्य बैंक को, जैसे कि एसबीआई होगा, एचडीएफसी होगा, आईसीआईसीआई बैंक होगा, बैंक का बड़ौदा हो गया और बहुत सारे बैंक हैं, इनको अल्पकालिक ऋण देता है जिसे रेपो रेट कहा जाता है। इसको सिंपल भाषा में समझिए, जैसे मान लीजिए कोई एक व्यक्ति है, इस व्यक्ति को ऋण चाहिए यानी कर्ज चाहिए, मान लीजिए कर्ज लेना है, तो ये कहाँ जाएगा, ये बैंक के पास जाएगा, ठीक है, और बैंक वाले से कहेगा मुझे कर्ज चाहिए।
अब मान लीजिए ये व्यक्ति गया किस बैंक के पास, मान लीजिए एसबीआई पास, ठीक है, एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यहाँ से एक कर्ज लिया। अब एसबीआई को अगर कर्ज लेना हो, मान लीजिए व्यक्ति को कर लेना है तो एसबीआई से ले लिया। अगर एसबीआई को कर्ज लेना है तो किससे लेगा, तो एसबीआई कर्ज ले रहा है भैया किससे, आरबीआई से, ठीक है, आरबीआई से, नहीं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से। तो आरबीआई, ठीक है, आरबीआई जिस दर पे यानी जिस परसेंटेज पर एसबीआई को कर्ज देगा उसी को रेपो रेट कहा जाता है। जब ये व्यक्ति कर्ज लेगा तो मान लीजिए यहाँ पे ये 8% पे दिया कर्ज, ठीक है, तो एसबीआई जब आरबीआई से कर्ज लेगा, मान लीजिए आरबीआई इस पे 6% लगाया है, ठीक है, 6% लगाया है, तो इस प्रकार से जो ये आपका दर देख रहे हैं, यहाँ पे 8% है, यहाँ पे 6% है, इसी को रेपो रेट कहा जाता है। जब आरबीआई अपने व्यापारिक बैंकों को जिस दर से उनको कर्ज या ऋण देता है उसी को रेपो रेट कहा जाता है, ठीक है, सिंपल भाषा में आराम से लिख सकते हैं। आइए इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो यहाँ तक हम लोग पढ़ लिए थे कि रेपो रेट कहलाता है, यहाँ तक हो गया था। आगे देखिए, तो बैंकों का कर्ज महंगा हो जाता है जिससे आम जनता के लिए भी जो है लोन महंगा हो जाता है। यानी अगर आरबीआई मान लीजिए एसबीआई को अगर आरबीआई एसबीआई को 10% ब्याज लगा दिया, तो अगर कोई व्यक्ति, ठीक है, कोई व्यक्ति अगर यहाँ से बैंक से कर्ज लेगा एसबीआई से, तो ये 10 के बजाय 12% पे देगा, क्योंकि अगर 12 नहीं देगा तो ये कमाएगा क्या बैंक वाला, ठीक है। तो वही चीज़ है, अगर आरबीआई रेपो रेट बढ़ा दिया, ठीक है, अपना रेपो रेट बढ़ा दिया तो लोन भी बढ़ जाता है, महंगा हो जाता है, ठीक है। इसे समझने का प्रयास करेंगे। उदाहरण के तौर पे देखिए, यदि आरबीआई रेपो रेट 4% से बढ़ाकर 5% कर दे तो आपके कार लोन या होम लोन की ब्याज दर भी बढ़ जाएगी, ठीक है। इस प्रकार से दोस्तों आप इसको लिख सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न की, जहां पे आपको उत्तर लिखने के लिए 6 अंक प्रदान किए जाएंगे। तो आइए सिंपल सरल शब्दों में समझने का प्रयास करते हैं कैसे इसका उत्तर लिखेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन है, मांग की लोच की विभिन्न श्रेणियों को सचित्र व्याख्या कीजिए। भैया चित्र बनाना है तभी पूरा नंबर मिलेगा। आइए चित्र के माध्यम से समझाने का प्रयास करते हैं कैसे आप इसका उत्तर लिखेंगे। तो पहले मांग की लोच की विभिन्न श्रेणियां कौन कौन सी हैं उसके बारे में समझेंगे। उससे पहले हम लोग समझेंगे कि आखिर मांग की लोच होती क्या है। तो उत्तर में सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे मांग की लोच, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक है, इसको बोलते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इसको ईडी ऐसे शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं। आगे इसका काम होगा तो इसको ध्यान रखेंगे, ईडी इस प्रकार से लिखा रहता है। मांग की लोच क्या होती है, मांग की लोच से आशय मूल्य में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप मांग की मात्रा में होने वाले परिवर्तन की मात्रा से है। बात समझ में आई, नहीं आया, फिर से देखिए, कह रहा कि मूल्य में परिवर्तन, यानी मान लीजिए कोई भी वस्तु है, मान लीजिए बिस्कुट है, ठीक है, बिस्कुट जो है 10 रुपये का मिल रहा है, अगर इसकी मूल्य में परिवर्तन कर दिया जाए, कितना, 2 रुपया बढ़ा के 12 रुपया कर दिया जाए, तो आप मुझे एक बात बताइए, अगर 12 रुपया हो जाए तो जो मांग है, डिमांड है जिसे हम कहते हैं, क्या उसकी मात्रा में परिवर्तन होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो जो परिवर्तन होगा उसी को मांग की लोच कहा जाता है, सिंपल पॉइंट है, ठीक है। यानी मांग की लोच में हम कह सकते हैं कि मूल्य में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप जो मांग में परिवर्तन होता है उसी मात्रा को मांग की लोच कहा जाता है, ठीक है। परिभाषा क्लियर हो चुका होगा। अब दोस्तों बात करते हैं यहाँ पे मांग की लोच की प्रमुख श्रेणियां। तो आइए जानते हैं कौन कौन श्रेणियां हैं जिससे मांग की लोच जो है प्रभावित होती है। तो सबसे पहला यहाँ पे देखिए, पूर्ण लोचहीन मांग। पूर्ण लोचहीन का मांग का मतलब क्या होता है, इसमें देखिए, इसमें जब कीमत में परिवर्तन होने पर भी मांग की मात्रा में कोई परिवर्तन ना हो तो वहां पे एक मांग की लोच क्या होगी, शून्य हो जाएगी। यानी मैंने आपको बताया था इसको हम ईडी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के नाम से जानते हैं। तो ईडी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। वह फिर से देखिए क्या कहना चाह रहा है, कह रहा कि जब कीमत में परिवर्तन होने पर मांग की मात्रा में कोई परिवर्तन ना हो, ठीक है, नहीं चाहे कीमत बढ़े घटे कुछ भी हो, मांग जैसा है वैसा ही है, कोई परिवर्तन ना हो तो इलास्टिसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, सिंपल, ठीक है। डायग्राम में देखिए, सचित्र वर्णन करना है तो डायग्राम में देखिए,
यहाँ पे मान लीजिए मूल्य है, ठीक है, ये मूल्य है, यहाँ पे कोई वस्तु है जो मात्रा है। अब जैसे जैसे मूल्य बढ़ेगा, ठीक है, जैसे जैसे मूल्य बढ़ेगा, मूल्य परिवर्तन हो रहा है, मूल्य में परिवर्तन हो जाए। मान लीजिए यहाँ पे कोई हम अंक लिख देते हैं, ठीक है, यहाँ 5, 10, 15 ऐसे करके। तो यहाँ पे जैसे से मांग बढ़ेगा, सॉरी, मूल्य जैसे से बढ़ेगा, मांग भी देखिए कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, मांग एकदम सीधा खड़ा है, कोई दिक्कत नहीं है। पैसा कितना ही बढ़ जाए, डिमांड वैसे की वैसे रहेगा, टच समस्या नहीं होगा भैया। तो कहने का मतलब क्या हो जाएगा, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। ठीक है, पहला फिगर आपको समझ में आ चुका होगा। आइए सिंपल ऐसे बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उदाहरण के तौर पे देखिए, इससे नमक है, जीवन रक्षक दवा, जो दवाइयाँ हैं भाई, इलाज तो करवानी ही करवानी है, समस्या किसी को हो जाएगी, दाम कितना ही बढ़ जाए दवा का, पैसा देना ही पड़ेगा, इलाज तो करवानी ही पड़ेगी। नमक बढ़ जाए, नमक खाना ही खाना है, नमक की मात्रा अगर 50 रुपये किलो हो जाए तो भाई 50 रुपये देना ही पड़ेगा। ठीक है, यानी डिमांड कोई में बदलाव नहीं होगा, भले परिवर्तन मूल्य में हो जाए। ठीक है भैया, चलिए आगे दोस्तों बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। अपेक्षाकृत लोचहीन, अपेक्षाकृत लोचहीन का मतलब क्या, इसमें थोड़ा कुछ परिवर्तन हो रहा है। जैसे देखिए, जब कीमत में अधिक परिवर्तन हो और मांग में कम परिवर्तन हो, ठीक है, तो यहाँ पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या हो जाएगा, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हो जाएगा भैया, यहाँ पे ये इलास्टिसिटी डिमांड 1 से ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, यानी यहाँ पे जो आपका ये एरो बना गया है ना, एरो, ठीक है, इसको आप ऐसे कर सकते हैं कि जो है यहाँ पे थोड़ा सा बढ़ जाएगा, मांग में थोड़ी सी परिवर्तन हो जाएगी। तो अब यहाँ पे डायग्राम कैसे बनेगा, देखिए डायग्राम में थोड़ा सा परिवर्तन देखने को मिलेगा, यानी यहाँ पे देखिए हल्का सा तिरछा हो जाएगा, डिमांड क्या हो जाएगा, हल्का सा तिरछा हो जाएगा। ठीक है, तो इसके बारे में ऐसे बना देंगे फिगर, बढ़िया नंबर मिल जाएगा। जैसे कि देखिए आवश्यक जो वस्तु चावल, गेहूँ, इसमें थोड़ा सा परिवर्तन देखने को मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो दूसरा पॉइंट है, इस प्रकार से आप इसके बारे में लिख सकते हैं, छोटा सा डायग्राम बनाने काम हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए, अगला है एकात्मक लोच वाली मांग। एकात्मक लोच वाली मांग का मतलब क्या है, इसमें देखिए, जब कीमत में जितना प्रतिशत परिवर्तन हो, मांग में भी उतना परिवर्तन हो, उतना जितना जो है कीमत परिवर्तन हो उतना मांग में परिवर्तन हो, तो यहाँ पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। ठीक है, जितना मांग है उतना डिमांड है, जितना डिमांड है उतनी, सॉरी हाँ, जितना जितना मूल्य है, ठीक है, जितना आपका मूल्य बढ़ेगा उतना ही क्या बढ़ेगा, मांग बढ़ेगा, यानी मांग में परिवर्तन होगा, जितना मांग में परिवर्तन होगा उतना मूल्य में भी परिवर्तन देखने को मिलेगा। तो इसका डायग्राम कैसे बनेगा, इसका डायग्राम बनेगा इस प्रकार से। तो यहाँ पे इस प्रकार से डायग्राम बना देंगे, थोड़ा सा इसमें और तिरछा हो जाएगा ये, इसमें ध्यान से अगर दोनों में देखेंगे तो अंतर थोड़ा आपको दिखाई देगा। जो पहले वाला था इसमें थोड़ा परिवर्तन हुआ है, ठीक है, और इसमें देखिए जो है इसमें और ज़्यादा परिवर्तन देखने को आपको मिलेगा, थोड़ा सा हल्का डिफरेंट होगा, बस इतना ध्यान रखेंगे। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए, अपेक्षाकृत लोचदार मांग। अपेक्षाकृत लोचदार मांग का मतलब क्या है, इसमें लिखेंगे जब कीमत में थोड़ा परिवर्तन हो और मांग में अधिक परिवर्तन देखने को मिले। तो यहाँ पे इलास्टिसिटी, ये आपका फार्मूला हो जाएगा, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हो जाएगा, इलास्टिसिटी ज़्यादा हो जाएगी, 1 से कम, 1 से मतलब ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, 1 से ज़्यादा हो जाएगी, तो यहाँ पे डायग्राम बनेगा कुछ इस प्रकार से, ये पास में आ जाएगा डिमांड। ठीक है, डिमांड क्या रेखा है यहाँ पे पास में आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप यहाँ पे तीनों डायग्राम बना सकते हैं। और उदाहरण के तौर पे जैसे विलासिता की वस्तुएं, जैसे टीवी, फ्रिज है, इसमें देखने को जो है परिवर्तन मिलता है। अब इसके बाद अगला पॉइंट आता है पूर्ण लोचदार मांग। पूर्ण लोचदार मांग का मतलब क्या है भैया, यहाँ पे देखिए, जब कीमत में थोड़ा सा परिवर्तन होने पर मांग शून्य या अनंत हो जाए, मांग शून्य हो जाए या फिर अनंत हो जाए, तो उससे हम कहते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड अनंत हो जाएगा। ठीक है, अनंत का सिंबल ऐसे बना देंगे, आपका काम हो जाएगा। फिर इसके बाद डायग्राम में देखिए, इस प्रकार से डायग्राम, ये डिमांड आपका सीधी लाइन ऐसे इस प्रकार से हो जाएगी। ठीक है, ऐसे डिमांड हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको जो है इस प्रकार से डायग्राम बना देना है, बढ़िया नंबर आपको मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि एमपीसी और एमपीएस में अंतर बताइए, चित्र सहित आपको बतानी है। तो एमपीसी क्या होता है, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति के नाम से जानते हैं इसे, और एमपीएस होता है सीमांत बचत प्रवृत्ति। दोनों में आपको यहाँ पे जो अंतर दिखेगा वो उपभोग का और बचत का, यहाँ पे अंतर आपको बताने हैं। तो पहले देखते हैं सीमांत उपभोग प्रवृत्ति के बारे में। इसमें लिखेंगे आय में परिवर्तन डेल्टा वाई से इसे डोनोट किया गया है। आय में परिवर्तन के कारण
उपभोग में होने वाले परिवर्तन के अनुपात को सीमांत उपभोग प्रवृत्ति के नाम से जाना जाता है। इसका फार्मूला होता है MPC बराबर डेल्टा C डेल्टा Y। ठीक है, अब इसको ऐसे ले सकते हैं MPC बराबर डेल्टा C बटे डेल्टा Y। ठीक है, डेल्टा Y। तो डेल्टा Y क्या है, ये आय में परिवर्तन को दर्शा रहा है, और जो डेल्टा C है ये क्या है, आपका उपभोग में जो परिवर्तन हुआ है वो। तो इस प्रकार से डिवाइड करके MPC आप निकाल सकते हो। ठीक है, न्यूमेरिकल में आता है, फार्मूला इंपॉर्टेंट है। ठीक है भैया, अब आगे देखिए यहाँ पे सीमांत बचत प्रवृत्ति में देखिए, सीमांत बचत प्रवृत्ति का मतलब क्या होता है, आय में परिवर्तन के कारण बचत में होने वाले परिवर्तन को जो अनुपात होता है उसे हम सीमांत बचत प्रवृत्ति कहते हैं। इसका फार्मूला होता है MPS बराबर डेल्टा S डेल्टा Y। ठीक है, डेल्टा क्या है आपका, डेल्टा C क्या है, डेल्टा C आपका जो है यहाँ पे बचत है, सेविंग हो जाएगी, और Y आय में परिवर्तन हो जाएगी। इस प्रकार से उसको डिवाइड करके आप निकाल सकते हैं। अब इसके बाद यहाँ पे संबंध देखिए, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये संबंध, ध्यान रखेंगे। संबंध में लिखेंगे MPC प्लस MPS बराबर 1। तो ये फार्मूला आप ध्यान रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला है। डायग्राम समझने का प्रयास करते हैं, बड़ी मेहनत से डायग्राम बनाया हुआ है, डायग्राम तो नहीं बन रहा था लेकिन कुछ इस प्रकार से डायग्राम बना है। यहाँ पे लाइन रहेगा x अक्ष का, ठीक है, और ऊपर जो लाइन रहेगी ये y अक्ष की रहेगी, और यहाँ पे देखेंगे आय, ये आय रही आपकी। ठीक है, आय मान लीजिए यहाँ पे अब आपका इस प्रकार से दिखाया गया है, तो उपभोग आपका इस प्रकार से दिखाना पड़ेगा, क्योंकि जो है उपभोग में परिवर्तन हो रहा है। नीचे आपका जो आय है उसमें भी परिवर्तन देखने को, बचत जो है इसमें भी परिवर्तन देखने को मिल रहा है। तो इस प्रकार से डायग्राम बना देंगे, सिंपल डायग्राम है। ठीक है, यहाँ पे देखिए आय बढ़ने पर क्या होता है, उपभोग यानी C जो है आपका, ये जो है ऊपर की ओर बढ़ता है, इसे हम MPC के नाम से जानते हैं। और फिर इसके बाद यहाँ पे देखिए बचत जो है ये भी बढ़ता है, इसे MPS के नाम से जानते हैं। तो इस प्रकार से डायग्राम बना देंगे, थोड़ा सा लिख देंगे, बढ़िया पूरा नंबर मिल जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं, सीमांत आय ज्ञात कीजिए। सीमांत आय ज्ञात करना है, किस चीज़ का सीमांत आय ज्ञात करना है, कुछ यहाँ पे चीज़ें हैं जिसे हमें बताना है, सीमांत आय क्या होती है उसे हमें ज्ञात करके बताना है। तो सबसे पहले यहाँ पे एक प्रश्न है और उसके कुछ सवाल भी दिए गए हैं। यहाँ पे सवाल अधूरा है, मैं थोड़ा सा एक बार ऊपर देख लेता हूँ 21 नंबर सवाल को, फिर इसके बाद टॉपिक पे आ जाते हैं। तो भैया फटाफट ये रहा 21 नंबर का सवाल, ये देखिए यहाँ पे आपका ये सवाल पूरा है, यहाँ पे सवाल पूरा दिया गया है। ठीक है, यही आपका सवाल है। सवाल है कि 10 मजदूर की कुल आय 1000 रुपये है, 5 मजदूर बढ़ाने पर उनकी कुल आय 1500 रुपये हो जाती है, तो सीमांत आय ज्ञात कीजिए। 6 नंबर में न्यूमेरिकल पूछा गया है। ठीक है, तो आइए अब इसका आंसर देखते हैं, फटाफट आंसर देख लेते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। तो भैया ये रहा, कहाँ चला गया अजब भाई, फटाफट ये रहा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको सीमांत आय ज्ञात करने के लिए आपको जानना पड़ेगा कि आखिर सीमांत आय होती क्या है। इसे बोलते हैं मार्जिनल इनकम यानी सीमांत आय। तो दो लाइन यहाँ पे समझने का प्रयास करेंगे। मजदूरों की संख्या में 1 इकाई वृद्धि करने पर कुल आय में जो वृद्धि होती है उसे सीमांत आय कहा जाता है। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए 5 मजदूर काम कर रहे हैं, अगर 1 मजदूर और बढ़ा दिया जाए तो 6 मजदूर हो जाएंगे। जो आपने एक बढ़ाया है अंतिम मजदूर सी, ठीक है, सीमांत मतलब अंतिम मजदूर जो आपने बढ़ाया है, इसको बढ़ाने के लिए आपके इनकम यानी कुल आय में कितना वृद्धि हुआ है, कितना परिवर्तन हुआ है, वो जो परिवर्तन जो वृद्धि हुई है उसी को सीमांत आय कहा जाता है। अब यहाँ पे जो सवाल दिया गया उसको समझने का प्रयास करेंगे, तो उसको देखिए कैसे निकालते हैं। यहाँ मजदूरों की संख्या बढ़ने पर कुल आय में जो वृद्धि हुई है उसी के आधार पर सीमांत आय निकालनी है। ठीक है, आइए यहाँ पे प्रश्न के तथ्य देखते हैं। तो जो प्रश्न में दिया गया है, पहला ये दिया गया था कि 10 मजदूर काम कर रहे थे जिनके लिए 1000 रुपये दिया जा रहा था। ठीक है, 10 मजदूर काम कर रहे थे जिनके लिए 1000 रुपये दिया जा रहा था, लेकिन मजदूरों की संख्या 5 बढ़ा दी गई। अब 5 बढ़ाई गई है, ठीक है, और इसके बाद जो नई कुल राशि आई हो 1500 टोटल देना पड़ रहा था। अब फार्मूला देखिए, यहाँ फार्मूला में देखिए सीमांत आय बराबर होता है कुल आय में परिवर्तन बटे मजदूर की संख्या में परिवर्तन। ठीक है, जो कुल आय में परिवर्तन हुआ है बटे मजदूरों की संख्या में जो परिवर्तन हुआ उसे जो है आप डिवाइड कर देंगे तो आपका निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले करते हैं कुल आय में परिवर्तन। अब यहाँ पे जो है कितना बढ़ा था, 1500 बढ़ा था। ठीक है, यहाँ
यहाँ पे देखिए 1500 रुपये जो है आपका आय बढ़ा था, क्योंकि यहाँ प्रश्न में जो बताया गया है पहले 1000 रुपये था, फिर बाद में 1500 हो गया, तो 1500, ठीक है, 1500 माइनस 1000, ठीक है, माइनस करेंगे 1000 तो हमारे पास आय निकल जाएगा। तो यहाँ पे वही बताया गया है सवाल में, देखिए तो ये कुल आय में परिवर्तन कितना होगा, 1500 माइनस 1000 बराबर कितना हो जाएगा, 500 रुपये। यानी 500 रुपये क्या हुआ है, ये पूरी टोटल आय में परिवर्तन को दिखा रहा है, पहला पॉइंट। दूसरा देखिए मजदूरों की संख्या में कितना परिवर्तन हुआ है, मजदूरों की संख्या में 5 परिवर्तन हुआ, यानी 10 पहले थे तो कितना हुए थे, 15 हो गए थे, तो 10 में से 15 निकालने कितना बचेगा, 5 बचेगा। तो आपका ये 500 रुपया परिवर्तन और 5 मजदूर में परिवर्तन हो गया। अब यहाँ पे जो फार्मूला मैंने अभी आपको बताया था सीमांत आय निकालने के लिए, तो आय में परिवर्तन और मजदूरों की संख्या में परिवर्तन, तो आप यहाँ पे देखिए आय में कितना परिवर्तन हुआ, 500 रुपये, ठीक है, मजदूरों में कितना परिवर्तन हुआ, 5 हुआ है ना, 5 हुआ है, 5 हुआ है, ठीक है, 5 लिख देंगे। अब इसको भाग दे दीजिए, 5 से इसको काट दीजिए, कितना बचेगा, 100, ठीक है। तो आपका उत्तर क्या आ जाएगा, 100 सीमांत आय हो जाएगा, यानी जो प्रति मजदूरी दर होगी वो कितना होगा, 100 रुपये हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा प्रोसेस कैसे करना है, कुछ नहीं करना, बहुत सिंपल है, ठीक है। पहले आप यहाँ पे सीमांत के बारे में थोड़ा बता सकते हैं, नहीं बताना चाहते हैं कोई बात नहीं, सीधा आप सवाल पे आ जाएंगे, पूरा 6 में 6 नंबर मिलेगा। यही तो फायदा है अर्थशास्त्र में, पूरा 6 नंबर आपको प्राप्त हो सकते हैं और क्वेश्चन न्यूमेरिकल आते हैं दोस्तों, ध्यान रखिएगा इस बात का, ठीक है। जो प्रश्न में दिया गया है उसमें थोड़ा सा बदलाव करना है, मजदूरों की संख्या पहले 10 थी, फिर बाद में 1000 रुपया फिर 5 बढ़ाया गया है। जब मजदूरों की संख्या में परिवर्तन हुआ है तो आय में भी परिवर्तन देखने को मिला है, और फार्मूला तो यही कहता है कि सीमांत आय बराबर क्या होता है, जो कुल आय में परिवर्तन हुआ है और मजदूरों की संख्या में जो परिवर्तन हुआ है वही आपको बतानी है। तो पहले यहाँ पे आप निकाल लेंगे कि कुल आय में कितना परिवर्तन हुआ और मजदूरों में कितना परिवर्तन हुआ, डिवाइड कर देंगे, आंसर आ जाएगा जो यहाँ पे दिया गया है, ठीक है, क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि बैंकों द्वारा साख सृजन के बारे में आपको बताना है, यानी बैंकों द्वारा जो साख सृजन किया जाता है वो कैसे किया जाता है, उसकी क्या प्रक्रिया होती है, इसके बारे में आपको बतानी है। तो पहले आप ये समझिए कि साख सृजन होता क्या है, ठीक है। तो इसमें लिखेंगे बैंकों द्वारा साख सृजन से आशय उस प्रक्रिया से है जिसके अंतर्गत बैंक जमा धन से कई गुना अधिक ऋण प्रदान करके अर्थव्यवस्था में नया धन उत्पन्न करते हैं। बात समझ में आई, नहीं आया फिर से समझने का प्रयास करते हैं। कह रहा है कि भैया बैंक जो जमा धन होती है ना, उससे कई गुना ज़्यादा वो आपका जो है नया धन कमा लेते हैं। यानी जो साख होता है, यानी जो ऋण होता है, जिसे हम ऋण बोलते हैं, अर्थशास्त्र में ऋण को यानी कर्ज को साख बोलते हैं, ठीक है। और सृजन कल में क्या होता है, जमा करना, इकट्ठा करना, सृजन करना। तो जितना बैंकों के पास जमा नहीं होता है उससे ज़्यादा तो वो कर्ज से कमा लेते हैं, ऋण देकर कमा लेते हैं, यही बात कहना चाह रहा है, ठीक है, बस और कुछ नहीं है उसमें। अब उसका प्रोसेस क्या है, कैसे ये साख सृजन करते हैं, यानी कैसे जमा करते हैं, यही आपको इसमें बताना है, ठीक है। तो लोग अपना धन बैंक में जमा करते हैं, पहला पॉइंट हो जाएगा। जब भाई आप बैंक में पैसा जमा करोगे तो बैंक के पास क्या आएगा, पैसा आएगा, उस पैसों से वो दूसरों को कर्ज देगा, जब कर्ज देगा तो उससे ज़्यादा से ज़्यादा वो मुनाफा यानी ऋण लेगा, यानी का ब्याज लेगा, जिसे हम ब्याज कहते हैं, ब्याज लेगा, जितना ब्याज लेगा उतना ज़्यादा उसकी कमाई होगी, वो ब्याज ही उसकी कमाई है। तो वही आपका जो कमाई होगा वही क्या होगा, साख सृजन होगा, ठीक है। अगला है बैंक जमा का एक भाग नगद आरक्षित रखता है। इसका मतलब क्या होता है, जो बैंक होते हैं वो बैंक में जितना जमा होता है, ठीक है, जैसे मान लो 100 रुपया जमा है तो 100 रुपये में से टोटल पूरा जमा वो नहीं करता है, मतलब पूरा ऋण नहीं देता है, उसका मान लो 90 रुपया दे दिया और 10 रुपया अपने पास जमा कर लिया, ठीक है, वही यहाँ पे कहना चाह रहा है। आगे शेष धन को बैंक ऋण के रूप में देता है, जो रहेगा उसके पास वो ऋण के रूप में देता है। दिया गया ऋण पुनः बैंक में जमा होता है तो उसके पास पैसा आता है। इस प्रक्रिया से कई गुना साख का निर्माण होता है। तो ये प्रोसेस है कि इस प्रकार से बैंक के पास पैसा आता है, ठीक है। उदाहरण के तौर पे आपको जल्दी से समझ में आ जाएगा, इसमें लिखेंगे मान लीजिए किसी बैंक में 1000 रुपया जमा होता है और नगद आरक्षित अनुपात जो है आपका 10% है, ठीक है, 10% है, यानी नगद आरक्षित अनुपात कितना जमा हो रहा है, 10% जमा हो रहा है। तो बैंक जो है 100 रुपये नगद अपने पास रखेगा और 900 रुपया क्या कर देगा, ऋण दे देगा, ठीक है, यानी 1000 रुपये में से वो 900 रुपये ऋण देगा
और 100 रुपये अपने पास जो है कैश के रूप में जमा कर लेगा। तो जो 900 रुपया दे रहा है, ज़्यादा पैसा दे रहा है लोगों को ना, तो उससे क्या करे, ज़्यादा ज़्यादा वो ऋण से कमाएगा, तो इसीलिए ज़्यादा ज़्यादा पैसा वो देते हैं। ठीक है, इसीलिए बैंक सोचता है कि हमारे पास ज़्यादा ज़्यादा खाता खुले, ज़्यादा खाता खुलेगा ज़्यादा पैसा जमा होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हो गया ये। फिर देखिए आगे, देखिए 900 रुपये पुनः बैंक में जमा होंगे। भाई किसी ने ऋण लिया, अब वो किसी काम बस ऋण लिया है, तो बैंक में क्या कर देगा, जाके जमा कर देगा। जब बैंक में जमा करेगा फिर धीरे धीरे वहां से अपना निकाल खर्चा चलाएगा। ठीक है, तो अब जो 900 रुपये उसके पास जो जमा हुआ है उसका 90 रुपया, ठीक है, 90 रुपया नगद रख लेगा, बल्कि 810 रुपया फिर से पुनः किसी को ऋण दे देगा। तो इस प्रकार से अपना काम चलाते हैं और बैंकों के पास जो है इस प्रकार से पैसा जो है वो दुगना होता जाता है। आई होप दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि सरकारी बजट के 3 मुख्य उद्देश्य बताइए। सरकारी बजट के उद्देश्य क्या होते हैं, तो आइए जानते हैं सरकारी बजट के उद्देश्य क्या होते हैं। आपका जिंदगी में कुछ ना कुछ उद्देश्य तो होगा ही, कुछ ना कुछ आपने उद्देश्य अपना बनाया होगा, तो ऐसे ही सरकार के भी कुछ उद्देश्य होते हैं। वो बजट पास करता है, फिर उस पर काम करता है, तो इसीलिए बजट बनाकर जो है वो सरकार जो है दिखाती है कि हमारा ये बजट है और इस उद्देश्य के लिए हम बजट बना रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे ही आपको समझने का प्रयास करना है कि आपका जिंदगी में कुछ उद्देश्य होगा। बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक आ जाए, ये भी आपको उद्देश्य होगा। करियर में, लाइफ में क्या करना है, ये भी आपको कुछ उद्देश्य होगा। ठीक है, नहीं बनाया बना लीजिए, नहीं तो फिर आगे भविष्य में दिक्कत होगी, करना क्या है। ठीक है, लाइफ में ऐसे चल रही है लाइफ, कुछ करना है कि नहीं करना है। तो इस प्रकार से सरकार का उद्देश्य क्लियर होता है कि हमें करना क्या है। ठीक है, 5 साल का सरकार है, तो 5 साल में क्या क्या करना है ये बजट में तय किया जाता है। अब आइए इसके बारे में डिटेल में समझने का प्रयास करते हैं। अभी तो मैंने ऊपर ऊपर से आपको समझाया है। ठीक है, देखिए इसमें 3 उद्देश्य, तो पहला है संसाधनों का पुनः आवंटन। ठीक है, संसाधनों का ये हेडिंग यहां तक बनेगा, संसाधनों का पुनः आवंटन। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है सरकार भारी कर यानी टैक्स लगाकर हानिकारक वस्तुओं का उत्पादन कम करती है और सब्सिडी देकर सामाजिक रूप से उपयोगी वस्तुओं को बढ़ावा देती है। तो ये बजट इस प्रकार से वो अपना पास करती है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो हानिकारक वस्तुएं हैं उनको उत्पादन कम कर दिया जाए। ठीक है, और लोगों को सब्सिडी देकर जो है सामाजिक रूप से वस्तुओं को बढ़ावा दिया जाए। तो इस प्रकार से ये उसका पहला पॉइंट हो जाएगा। दूसरा पॉइंट हो जाएगा आय और संपत्ति का पुनर्वितरण। आय और संपत्ति का पुनः वितरण का मतलब क्या है, अमीरों पर अधिक कर लगाकर और गरीबों को मुफ्त सेवाएं जैसे राशन, शिक्षा देकर सरकार आर्थिक असमानता को जो है दूर करने का प्रयास करती है। तो ये भी प्रकार से उसका बजट का उद्देश्य होता है। ठीक है, अगला पॉइंट यहाँ पे आर्थिक स्थिरता। आर्थिक स्थिरता का मतलब यह है कि जैसे मुद्रास्फीति है, मुद्रास्फीति का मतलब महंगाई या फिर मंदी के नाम से इसे कह सकते हैं। मंदी के समय या फिर महंगाई के समय बजट के माध्यम से सरकार खर्चों और करों को नियंत्रित कर अर्थव्यवस्था को स्थिर रखती है। तो आर्थिक स्थिरता का मतलब यही होता है कि सरकार जो बजट पास कर रही है अपनी, उसका कुछ उद्देश्य होता है। क्या उद्देश्य होता है, महंगाई बढ़े ना, ठीक है, मंदी को कम किया जाए। तो इस प्रकार से ये जो है बजट लाती है और इसका कुछ न कुछ उद्देश्य होता है। तो आप इसके बारे में ऐसे ही लिख सकते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है लचीली विनिमय दर। लचीली विनिमय दर के बारे में इसमें लिखेंगे फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट का निर्धारण कैसे किया जाता है। तो इसका निर्धारण कैसे होता है आइए जानते हैं, डिटेल में समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले आप ये जानने कि लचीली विनिमय दर होता क्या है। ठीक है, तो लचीली विनिमय दर का निर्धारण विदेशी मुद्रा बाजार में उसकी मांग और आपूर्ति की शक्तियों द्वारा होता है। यानी इसका निर्धारण कैसे होता है, जो विदेशी मुद्रा बाजार होता है उसमें डिमांड कितनी है और आपूर्ति कितनी है, ये डिमांड और सप्लाई के आधार पर लचीली विनिमय दर को जो है फिक्स किया जाता है, यानी तय किया जाता है। इसे क्या कहते हैं, इसे तैरती हुई विनिमय दर भी कहा जाता है। ठीक है, विनिमय दर के नाम से जाना जाता है। विनिमय दर का मतलब होता है कि किस दर पे लेन देन हो रहा है। ठीक है, किस परसेंटेज के दर पे लेन देन हो रहा है। अब यहाँ पे कुछ ऐसे निर्धारण करने के स्रोत है, जैसे कि पहला देखिए मांग, डिमांड कितनी है। जब विदेशी वस्तुओं या फिर सेवाओं की मांग बढ़ती है तो विदेशी मुद्रा की मांग भी बढ़ती है। जितना ज़्यादा हम विदेशी वस्तुओं और सेवाओं
सेवाओं का मांग बढ़ाएंगे उतना ज़्यादा विदेशी मुद्रा कीमत क्या होगी, बढ़ेगी। पहला पॉइंट। दूसरा देखिए, आपूर्ति यानी पूर्ति भी कह सकते हैं, सप्लाई भी कह सकते हैं। जब विदेशी लोग हमारे देश की वस्तुएं खरीदते हैं या निवेश करते हैं तो विदेशी मुद्रा की आपूर्ति बढ़ती है। तो इस प्रकार से भी कहीं कहीं निर्धारण होता है। ठीक है, अगला देखिए निर्धारण में, जहां विदेशी मांग और आपूर्ति वक्र एक दूसरे के काटते हों उससे विनिमय दर तय होता है। कहने का मतलब ये है कि जहाँ जो मांग है, ठीक है, जो मांग हो रही है और जो सप्लाई है, जहाँ पे एक दूसरे को काटते हैं उसी कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, निर्धारण। यहीं पे निर्धारण हो जाता है कि आपका जो विनिमय दर है वो यही आपका है। इस प्रकार से निर्धारण किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे दोस्तों। अब इसके बाद आता है विस्तृत उत्तरीय प्रश्न। यहाँ पे कुछ इस प्रकार से प्रश्न पूछे गए हैं, जैसे कि देखिए, उदासीन वक्र की सहायता से उपभोक्ता के संतुलन को समझाइए। अगर आपको ये नहीं आ रहा है तो अथवा करके यहाँ पे दिया गया है, किसी वस्तु की कीमत 10 रुपये प्रति इकाई से बढ़ाकर 11 रुपये प्रति इकाई हो जाती है तो उसकी कीमत, यहाँ पे कीमत रहे, उसकी कीमत इकाई 100 रुपये से घटकर 90 रुपये रह जाती है तो मांग की लोच ज्ञात करना है। न्यूमेरिकल सवाल है, 10 नंबर का पूछा जाएगा, जैसे मैंने ऊपर अभी आपको एक क्वेश्चन करके दिखाया था। आगे यहाँ पे क्वेश्चन है कि पूर्ण प्रतियोगिता से आप क्या समझते हैं, इसके प्रमुख विश्लेषण का वर्णन कीजिए। 10 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे इस प्रकार से पूछा जाएगा। अगर आपको ये नहीं आता है तो आप यहाँ पे दे सकते हैं, ये अथवा करके यहाँ पे दिया गया है, अल्पकाल और दीर्घकाल में एक फर्म की पूर्ति वक्र की व्याख्या कीजिए। और फिर इसके बाद क्वेश्चन नेक्स्ट है कि निम्न सम्मक किसी अर्थव्यवस्था से संबंधित है। इन सम्मक यानी सम्मक मतलब आंकड़ा होता है, आंकड़ों के आधार पर अर्थव्यवस्था की राष्ट्रीय आय ज्ञात कीजिए। कुछ यहाँ पे ये आंकड़े दिए गए हैं, इन आंकड़ों के आधार पे राष्ट्रीय आय ज्ञात करके बताना है। अगर आपको ये नहीं आता है तो अथवा करके यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, राष्ट्रीय आय की गणना उत्पादन विधि का वर्णन कीजिए। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर आप यहाँ पे लिख सकते हैं। इस क्वेश्चन को तैयार कर लीजिएगा, मैं अगली वीडियो में इस क्वेश्चन को अच्छे से करा दूंगा ताकि जो है आप अच्छे नंबर से पास हो जाएं। आई होप दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।